हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सब लोग बढ़िया मस्त हो गए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे सॉयल एंड क्लाइमेट ऑफ रेनफेड एरियाज़। आज हम सॉयल एंड क्लाइमेट ऑफ रेनफेड एरियाज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो सॉयल एंड क्लाइमेट ऑफ रेनफेड एरियाज़, वर्षा आधारित क्षेत्रों की मिट्टी। क्या वर्षा आधारित क्षेत्रों की मिट्टी और जलवायु के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास को। वर्षा आधारित क्षेत्रों की मिट्टी आमतौर पर खराब गुणवत्ता वाली क्या होती है। जिन क्षेत्रों वर्षा आधारित जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे मिट्टी जो होती है, मिट्टी की गुणवत्ता आमतौर पे खराब होती है। क्या खराब होता है, उसमें गुणवत्ता कम उर्वरता होती है, उच्च कटाव होता है, उथली होती है जहाँ पे वर्षा आधारित क्षेत्र होते हैं। इनमें बफरिंग और लचीलापन क्षमता बहुत कमज़ोर होती है। बफरिंग और लचीलेपन की क्षमता जो होती है बहुत कमज़ोर होती है। शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में मिट्टी लवणों की अधिकता, लवणीय या क्षारीय मिट्टी, और अप आर्द्र या फिर आर्द्र क्षेत्रों में अम्लीय मिट्टी की अधिकता होती है। सूक्ष्म पोषक तत्व और सुधारक मुख्य रूप से चूना की कमी होती है। क्या होता है, चूना की कमी होती है। आमतौर पर समय समय पर पूरक की भी आवश्यकता पड़ती है। इन क्षेत्रों में क्या होता है कि मिट्टी की उर्वरता कम होती है, उसमें जो है चूना की मात्रा कम हो जाती है। और इसको तो समय समय पे करना क्या होता है कि कभी कभी इन क्षेत्रों की जो मृदा होती है, इनको इन सब पदार्थों की या फिर न्यूट्रिएंट की, पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए भी पूर्ति की भी आवश्यकता होती है अलग से। तो वर्षा आधारित क्षेत्रों की प्रमुख मिट्टी के प्रकार, वर्षा आधारित क्षेत्रों की जो मिट्टियाँ होती हैं, कौन कौन सी मिट्टियाँ होती हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। उन मिट्टियों के क्या गुण होते हैं। तो मिट्टी के निर्माण के प्रमुख कारक प्राकृतिक, जलवायु, वनस्पति, मिट्टी के जीव और स्थलाकृत हैं। क्या है मिट्टी के निर्माण के प्रमुख कारक। सबसे पहले हम देखें कि मिट्टी के निर्माण के प्रमुख कारक क्या होते हैं। तो मिट्टी के निर्माण के प्रमुख कारक हैं प्राकृतिक, जलवायु, वनस्पति, मिट्टी के जीव और स्थलाकृत हैं, जो शुष्क अथवा आर्द्र दोनों क्षेत्रों में समान है। क्या है, चाहे शुष्क क्षेत्र हो या फिर आर्द्र क्षेत्र हो, वहाँ पे दोनों समान है। शुष्क क्षेत्रों में भौतिक अपच है। क्या, शुष्क क्षेत्रों में भौतिक अपक्षय मिट्टी के निर्माण पर प्रभावी होता है। क्या होता है, भौतिक अपक्षय मिट्टी के निर्माण पर प्रभावी होता है। वहीं शुष्क क्षेत्रों में मृदा का निर्माण भी सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं, कटाव और पुनर्क्षेपण होता है। क्या होता है, शुष्क क्षेत्रों में मृदा निर्माण की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया जो होती है, कटाव और पुनः निक्षेपण होता है। क्या होता है, कटाव और पुनः निक्षेपण होता है ये शुष्क क्षेत्रों में मृदा निर्माण की प्रक्रिया। वर्षा एक महत्वपूर्ण कारक है। क्या है, वर्षा एक महत्वपूर्ण कारक है जो मिट्टी के प्रकार और इसके प्रमुख गुणों, मिट्टी के प्रकार एवं मिट्टी के प्रमुख गुणों को प्रभावित करती है। दक्कन पठार में अर्ध शुष्क क्षेत्रों में विकसित मिट्टी मुख्य रूप से वर्टीसाल यानी काली मिट्टी, क्या वर्टीसाल या फिर काली मिट्टी, और अल्फीसोल लाल मिट्टी से संबंधित है। जबकि राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में वे एरिडीसोल और एंटीसोल या फिर इंसेप्टिसोल और मोलिसीसोल आर्द्र और उष्ण क्षेत्रों में पाए जाते हैं। शुष्क भूमि क्षेत्रों में लगभग 30%, क्या शुष्क भूमि क्षेत्रों में लगभग 30% मिट्टी आफीसोल्स और संबंधित मिट्टी से 35% वर्टिसोल से संबंधित मिट्टी और ऊर्ध्वाधर गुणों वाली होती है, और 10% जलोढ़ क्षेत्रों के एंटीसोल द्वारा कवर की जाती है। अधिकांश अल्फीसोल रेतीली दोमट होती हैं। क्या होती हैं, रेतीली दोमट होती हैं, जिनमें मिट्टी की उप मृदा जलोढ़ परत होती है। क्या, मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है वो जलोढ़ होती है। कौन सी, जलोढ़ मृदा होती है मिट्टी की ऊपरी परत। कम पानी धारण करने की, कम पानी वाली और उसके बाद सूखे की संभावना वाली, क्या कम पानी वाली, सूखे की संभावना वाली वर्टिसोल गहरे 15 से 240 सेंटीमीटर होते हैं। कितना होते हैं, 15 से 240 सेंटीमीटर होते हैं, जिनमें मिट्टी की मात्रा 30 से 70% तक होती है और क्षार से भरपूर होते हैं। किससे, क्षार से भरपूर होते हैं। वहीं भारत देश की बात करें तो देश के उत्तर पश्चिम भागों में जलोढ़ सीरोजेमिक, कौन सा, सीरोजेमिक क्या होती है, ये एक तरह से कह ली जाए तो सीरोजेमिक जो डेजर्ट होता है उसे बोलते हैं, तो डेजर्ट मृदा को बोलते हैं। और उप मिट्टी की प्रधानता है मध्य और दक्षिण भारत में। मध्य और दक्षिण भारत की बात करें, देखो देश के उत्तर और उत्तर पश्चिम में जलोढ़, देश के उत्तर और उत्तर पश्चिम भागों में जलोढ़ और सीरोजेमिक या फिर उप पर्वतीय मिट्टी की प्रधानता है।
उप पर्वतीय। और मध्य और दक्षिण भारत की बात करें तो मध्य और दक्षिण भारत में काली और लाल मिट्टी का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। किसका? काली और लाल मिट्टी का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों और तटीय क्षेत्रों में क्या? अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों और तटीय क्षेत्रों में लेटेराइट मिट्टी की क्या? लेटेराइट मिट्टी की अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में अधिक जो बहुत जहाँ पे जिन क्षेत्रों में वर्षा बहुत अधिक होती है, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में लेटेराइट मिट्टी की प्रधानता होती है। किस प्रकार की मिट्टी की प्रधानता होती है? लेटेराइट मिट्टी की प्रधानता होती है। आइए हम काली मिट्टी के बारे में देखते हैं कि काली मिट्टी की क्या क्या गुण है, कैसे कहाँ पाई जाती है। तो भारत की स्थानीय मिट्टी में से काली मिट्टी सबसे अलग दिखाई देती। क्या है? जो भारत की मिट्टी है उसमें से जो ये काली मिट्टी होती है वो सबसे अलग दिखाई देती है। इसे रेगुर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेगुर। ये कई बार एग्जामों में पूछा भी जा चुका है कि रेगुर मिट्टी किसे कहा जाता है। तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। इसमें नाइट्रोजन, ये जो काली मिट्टी होती है इसमें नाइट्रोजन, पोटास, ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। कि जो ये इसमें होते हैं नाइट्रोजन, पोटास और ह्यूमस की कमी होती है। नाइट्रोजन, पोटास और ह्यूमस की मात्रा जो है काली मिट्टी में कम होती है। लेकिन इसे प्रायः काली मिट्टी, कपास या फिर कपास मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काली मिट्टी या कपास मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कपास की खेती ज़्यादा होती है। क्या होती है? कपास की खेती ज़्यादा होती है। किसमें? काली मिट्टी में। ऐसे ध्यान देंगे कि काली मृदा में, काली मिट्टी में, काली मृदा में कपास की खेती क्या, या फिर इसे कपास मृदा भी बोलते हैं, कपास की खेती अधिक होती है। काली मिट्टी मुख्यतः भारत के कुछ क्षेत्रों में या कुछ राज्य में काली मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है, जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, गुजरात हो गया और मध्य प्रदेश। कहाँ? महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। और इस मिट्टी में मैग्नीशियम क्या? इस मिट्टी में मैग्नीशियम, चूना, लोहा और कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। किसकी? जो काली मिट्टी होती है इसमें चूना, लोहा और कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। इस मिट्टी का रंग काला, मिट्टी का रंग काला क्यों होता है? किसके कारण होता है? तो इस मिट्टी का काला रंग जो होता है, काली मिट्टी का जो काला रंग होता है ये टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म यानी ह्यूमस की उपस्थिति के कारण होता है। ये काली मिट्टी का जो कालापन होता है, काली मिट्टी को लावा मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे रेगुर भी कहते हैं, लावा मिट्टी भी कहते हैं या फिर कपास मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि यह दक्कन टाइप दक्कन के क्षेत्रों में, कहाँ पे? दक्कन के क्षेत्रों में दक्कन टाइप के लावा चट्टानों की अपाछाई अर्थात टूटने फूटने से निर्मित हुई है। क्या? दक्कन का जो क्षेत्र है, दक्कन का टैप है, उधर के जो दक्कन टैप लावा चट्टानों की अपाछाई या फिर चट्टानों के टूटने से निर्मित हुई है। वहीं हम लाल मिट्टी की बात करेंगे आगे। लाल मिट्टी या फिर रेड सॉइल की बात करें तो लाल मिट्टी पीली एवं चॉकलेटी रंग की होती है। किस रंग की होती है? लाल मिट्टी जो होती है ये हल्का पीली या फिर चॉकलेटी रंग की होती है। शुष्क और ज़्यादातर जलवायु में प्राचीन रावेदार और परिवर्तित चट्टानों के टूटने फूटने से बनी है। कैसे बनी है लाल मिट्टी? तो लाल मिट्टी जो है प्राचीन ये रवेदार और परिवर्तित चट्टानों, जो परिवर्तित चट्टानें हैं, चट्टानों के टूटने फूटने से बनी है। और यह मिट्टी पानी के संपर्क में आने पर हल्की हल्की पीली हो जाती है। क्या होती है? हल्की हल्की पीली दिखती है। लाल मिट्टी जब पानी के संपर्क में आती है तो हल्की हल्की पीली दिखने लगती है। इस मिट्टी में लोहा, एल्यूमिनियम और चूना, क्या जो ये लाल मिट्टी होती है इसमें लोहा, एल्यूमिनियम और चूना की मात्रा जो है अधिक होती है। क्या होती है? की मात्रा अधिक होती है। यह मिट्टी अत्यंत रंध्रयुक्त होती है। क्या होती है? रंध्रयुक्त होती है। रंध्रयुक्त लाल मिट्टी जो होती है ये बहुत रंध्रयुक्त होती है। इस मिट्टी में बाजरा की फसल अच्छी होती है। जैसे कि हमने देखा काली मिट्टी में कपास, काली मिट्टी को कपास भी बोलते हैं, कपास मिट्टी या फिर कपास जो होता है काली मिट्टी की खेती के लिए जो ये कपास होता है ये काली मिट्टी में खेती करने पर इसका बहुत अधिक उत्पादन होता है, बहुत उपयुक्त। वैसे लाल मिट्टी की बात करें तो लाल मिट्टी जो है बाजरे की फसल की पैदावार जो है लाल मिट्टी में बहुत अच्छी होती है। गहरे लाल रंग की मिट्टी कपास, गेहूं, दाल और मोटे अनाजों के लिए भी उपयुक्त होती है। क्या होती है? जो गहरे लाल रंग की मिट्टी होती है ये गेहूं, दाल और मोटे अनाजों के लिए भी उपयुक्त होती है। वहीं आगे हम जलोढ़ मृदा की बात करेंगे। जलोढ़ मृदा, तो ये जलोढ़ मृदा क्या है? तो जलोढ़ मिट्टी खेती के लिए सबसे उपजाऊ मिट्टी में एक है। क्या है? खेती के लिए सबसे उपजाऊ मृदा की बात करें तो जलोढ़ मृदा जो होती है ये खेती के लिए सबसे उपजाऊ होती है।
इसके अलावा यह बहते पानी से पोषक तत्वों और अन्य तलछटों को हटा देती है। क्या करती है? जो पोषक तत्व होते हैं और अन्य तलछट होते हैं उसे हटा देती है, जिससे डाउन स्ट्रीम क्षेत्रों के लिए पानी की गुणवत्ता में सुधार होता है। क्या होता है किन क्षेत्रों में? डाउन स्ट्रीम क्षेत्रों में। जलोढ़ मृदा में गाद, रेत, मिट्टी, बजरी और अच्छी मात्रा में कार्बनिक पदार्थ होते हैं। क्या होता है? अच्छी मात्रा में कार्बनिक पदार्थ होते हैं। अगर देखा जाए कि जलोढ़ मिट्टी में क्या कौन कौन से पदार्थ होते हैं जलोढ़ मृदा में, तो जलोढ़ मृदा जो होती है गाद, रेत, मिट्टी, बजरी और अच्छी मात्रा में कार्बनिक पदार्थ होते हैं। किसमें? जलोढ़ मृदा में होते हैं। जलोढ़ मिट्टी को अपरिपक्व मिट्टी भी माना जाता है। क्या कहा जाता है? जलोढ़ मिट्टी को अपरिपक्व मृदा भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी रूपरेखा अधूरी होती है। क्या होती है? इसकी रूपरेखा अधूरी होती है। जलोढ़ मृदा की बनावट दोमट है, इसमें रेतीली और चिकनी मिट्टी का भी मिश्रण होता है। क्या होता है? रेतीली और चिकनी मिट्टी का भी मिश्रण होता है। आगे हम बात करेंगे सीरोजेमिक मृदा की। कौन सी? सीरोजेमिक मृदा की। तो रेगिस्तानी मिट्टी को सीरोजेमिक मिट्टी भी कहते हैं। किसको कहते हैं? सीरोजेमिक मिट्टी कहते हैं। रेगिस्तानी मृदा होती है, फिर रेगिस्तानी मिट्टी जो होती है उसे सीरोजेमिक मृदा भी कहते हैं। भारत में रेगिस्तानी मिट्टी लगभग 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर पर फैली है। कितना? भारत की बात करें तो भारत में रेगिस्तान मिट्टी लगभग 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर के वर्ग किलोमीटर भूमि पर फैली हुई है, जो प्राचीन बेसाल्टिक चट्टानों पर फैली है। कहाँ पे? प्राचीन बेसाल्टिक चट्टानों पर फैली हुई है। रेगिस्तानी मिट्टी घुलनशील लवणों से भरपूर होती है। क्या होती है? किससे? घुलनशील जो लवण होते हैं उनसे भरपूर होती है, लेकिन इनमें कैल्शियम कार्बोनेट का प्रतिशत अलग अलग होता है। क्या? कैल्शियम कार्बोनेट का जो परसेंटेज होता है वो कम ज़्यादा होता है, अलग अलग होता है। मिट्टी में नाइट्रोजन और ह्यूमस की भी बहुत कमी होती है। क्या होती है? सीरोजेमिक मिट्टी जो होती है इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। ये जो रेगिस्तानी मिट्टी होती है भारत में लगभग 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र तक फैली हुई है। वहीं आगे हम बात करेंगे उप पर्वतीय मिट्टी की। किसकी? उप पर्वतीय मिट्टी की। सब माउंटेन सॉयल। कौन सी? उप पर्वतीय मिट्टी या फिर सब माउंटेन सॉयल। ये मिट्टी पंजाब के होशियारपुर और जम्मू कश्मीर के धियांसर के शुष्क उप आर्द्र वातावरण और देहरादून के आर्द्र पथ में वितरित की जाती है। भूमि ढलान वाली ये जो होती है ये ढलान वाली भूमि होती है। यह मिट्टी दोमट रेत से लेकर बलुई दोमट, सिल्टी दोमट और चिकनी दोमट तक होती है। इस मिट्टी की नमी भंडारण क्षमता में सुधार होता है। इससे क्या होता है? मिट्टी की नमी भंडारण जो मृदा में जो नमी ऑब्जर्व करने की क्षमता होती है उसमें सुधार होता है। यह मिट्टी पपड़ी, शुष्क और उप आर्द्र क्षेत्रों की मिट्टी ये जो होती है मिट्टी शुष्क और उप आर्द्र क्षेत्रों में होती है। इन मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है। क्या होता है? ये सब माउंटेन सॉइल जो होती हैं इनमें नाइट्रोजन की कमी होती है और अधिक वर्षा के कारण इन मिट्टियों में दोहरी फसल भी ले सकते हैं, दोहरी फसल का उत्पादन भी ले सकते हैं। किसमें? सब माउंटेन सॉइल में। तो आज हमने जो है सॉइल के बारे में पढ़ा, मृदा के बारे में पढ़ा, वर्षा आधारित क्षेत्रों में मृदा के बारे में पढ़ा। तो आगे की जो हमारी क्लास होगी इसी के आगे से हम अगला टॉपिक अपना कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।